हाउ आर यू ऑल। आई एम डॉक्टर रुचि। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि किस तरह से साइटोटॉक्सिक टी सेल का एक्टिवेशन होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती हैं वो किस तरह से टारगेट सेल या जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनको किल करती हैं, यानी इनका किलिंग मैकेनिज्म क्या होता है। जब भी साइटोटॉक्सिक टी सेल MSC1 बाउंड एंटीजन से बाइंड करती हैं तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं। एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, ये साइटोकाइंस रिलीज करती हैं। इनमें से एक साइटोकाइन होता है इंटरल्यूकिन 2। वैसे तो जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं वो भी इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट करती हैं, जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करने का काम करता है। लेकिन ये खुद भी इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट करती हैं, जो अपने ही रिसेप्टर से अटैच हो जाता है और खुद अपनी सेल को ये एक्टिवेट करने का काम करता है। इसे बोलते हैं ऑटोक्राइन एक्टिवेशन। ठीक है। इंटरल्यूकिन 2 के अलावा भी ये कुछ और साइटोकाइंस रिलीज करती हैं या सीक्रेट करती हैं। इनमें से एक होता है इंटरफेरोन गामा और दूसरा होता है ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये जो साइटोकाइंस होते हैं ये एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेजेस को और उनको जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि वो मैक्रोफेजेस जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो डेस्ट्रॉयड सेल्स होती हैं उनको ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये खा जाते हैं। तो इस तरह से ये साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। अब जब ये सेल एक्टिवेट हो जाती है साइटोटॉक्सिक टी सेल, तो क्या होता है कि ये डिवाइड करने लगती है और अपने जैसे बहुत सारे क्लोन बनाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोनल एक्सपेंशन। तो डिवीजन के साथ इनमें डिफरेंशिएशन भी होता है, यानी कि कुछ सेल्स जो होती हैं, दो तरह की सेल्स जो क्लोन बन रहे हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल के, ये दो तरह की सेल में डिफरेंशिएट हो जाती हैं। कुछ सेल्स जो होती हैं वो होती हैं इफेक्टर CD8 सेल्स और कुछ होती हैं मेमोरी CD8 सेल्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो जब ये डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, यानी जब ये इफेक्टर मेमोरी CD8 टी सेल्स डिफरेंशिएट होती है, उस दौरान इनके जो साइटोप्लाज्म है उनमें कुछ मॉडिफाइड लाइसोसोम्स डेवलप होते हैं। ये एक तरह के वेसिकल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, या आप कह सकते हो मॉडिफाइड लाइसोसोम्स हैं, जिनके अंदर स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। ये जो वेसिकल्स आप देख रहे हो ये होते हैं मॉडिफाइड लाइसोसोम, जो कि डिफरेंशिएशन के टाइम बनते हैं और इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। ये होते हैं परफोरिन, ग्रेनेंजाइम एंड ग्रेन्यूलाइसिन। एक्चुअली जो ये स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स हैं, परफोरिन जो होता है इनके अंदर वो करता है फॉर्म स्पोर्स इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इन्फेक्टेड सेल, यानी जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स कर देता है। ग्रेनेंजाइम क्या करता है, इट इंड्यूसेस एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और ग्रेन्यूलाइसिन जो होता है इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, यानी जो माइक्रोब्स जिससे वो इन्फेक्टेड सेल इन्फेक्टेड है या टारगेट सेल इन्फेक्टेड है उसको ये किल करते हैं। तो ये इन वेसिकल्स के अंदर पाए जाते हैं और इस एक्टिविटी में एक साइटोकाइन जो कि हेल्पर टी सेल रिलीज करती है इंटरल्यूकिन 21, वो हेल्प करता है। हेल्पर टी सेल इंटरल्यूकिन 21 सीक्रेट करती हैं जो इनके इस एक्टिविटी में हेल्प करता है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन के समय जो साइटोटॉक्सिक इफेक्टर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स होती हैं उनमें ये मॉडिफाइड लाइसोसोम्स डेवलप हो जाते हैं विद स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स, परफोरिन, ग्रेनेंजाइम एंड ग्रेन्यूलाइसिन। अब बात करते हैं किलिंग मैकेनिज्म ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल, यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल का किलिंग मैकेनिज्म क्या होता है। जो किलिंग मैकेनिज्म होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल का, ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है परफोरिन ग्रेनेंजाइम किलिंग, दूसरी होती है FASL किलिंग। इनके बारे में आप डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली जब मैंने बताया था कि जब डिफरेंशिएशन होता है तो कुछ वेसिकल्स डेवलप हो जाती हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब CD8 टी सेल्स टारगेट सेल से बाइंड करती है, मतलब जो टारगेट सेल्स या इन्फेक्टेड सेल्स होती है वो MSC1 बाउंड एंटीजन को जब डिस्प्ले करती है और जब CD8 टी सेल्स इससे बाइंड करती है, तो क्या होता है कि जो वेसिकल्स होते हैं वो साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और ये जो वेसिकल्स है ये मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या होता है कि इनके अंदर के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि परफोरिन का काम होता है पोर्स बनाना। जो टारगेट सेल्स होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये पोर बनाते हैं। तो अब जैसे मैंने इसमें बताया कि 2 टाइप्स की किलिंग मैकेनिज्म है, तो सबसे पहले हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं परफोरिन ग्रेनेंजाइम किलिंग के बारे में।
तो इसमें जैसे मैंने बताया कि परफोरिन जो होता है ये रिलीज हो गया, ग्रेन एंजाइम रिलीज हो गए, तो परफोरिन जो होता है वो क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये पोर्स डेवलप कर देता है, और जो ग्रेन एंजाइम होता है इसी पोर के थ्रू जो सेल होती है इन्फेक्टेड सेल उसमें ये एंटर करता है। अब जो ग्रेन एंजाइम ए होता है वो क्या करता है, दो तरह के होते हैं ए और बी। तो जो ग्रेन एंजाइम ए है वो क्या करता है कि बिड एक प्रोटीन होती है साइटोप्लाज्म में। बिड के बारे में समझते हैं। बिड का मतलब होता है BH3 इंटरेक्टिंग डोमेन, BH3 इंटरेक्टिंग डोमेन। एक्चुअली ये मेंबर होता है BCL2 फैमिली का, मेंबर ऑफ BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन दैट रेगुलेट परमेबलाइजेशन ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यानी कि ये BCL2 फैमिली की प्रोटीन होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके परमेबलाइजेशन को ये रेगुलेट करती है। तो जो ग्रेन एंजाइम ए है ये अच्छा BCL2 क्या होता है, BCL2 होता है बी सेल लिम्फोमा 2। ये एक रेगुलेटर प्रोटीन है दैट रेगुलेट सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस। BCL2 एक रेगुलेटर प्रोटीन होती है जो सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस को ये रेगुलेट करती है। तो ये जो क्या करता है, ग्रेन एंजाइम ए जो होता है वो बिड जो प्रोटीन होती है उसको ये फ्रेगमेंटाइज कर देता है और इसको कर देता है ट्रंकेटेड बिड में कन्वर्ट कर देता है। ये फ्रेगमेंटाइज हो जाती है और ये बन जाती है ट्रंकेटेड बिड। ये जो ट्रंकेटेड बिड प्रोटीन होती है ये क्या करती है, जैसे हमने बताया कि जो बिड प्रोटीन का काम होता है ये परमिएबलाइजेशन को ये कंट्रोल करती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। तो जब ये फ्रेगमेंटाइज हो जाती है ट्रंकेटेड बिड तो ये क्या करती है कि जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स डेवलप कर देती है या उसकी परमिएबिलिटी को इंड्यूस कर देती है, इन्हेंस कर देती है। तो जिससे छोटे छोटे पोर्स डेवलप हो जाते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिससे क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम C है वो रिलीज हो जाता है और वो आ जाता है साइटोप्लाज्म में। जब ये साइटोक्रोम C रिलीज हो जाता है तो ये एक तरह से सिग्नल होता है सेल के लिए, एपोप्टोसिस के लिए। मतलब ये सेल के लिए एक सिग्नल है जिससे सेल जो होती है MPA यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस के थ्रू ये जो सेल होती है वो डेड हो जाती है, यानी ये मर जाती है या किल हो जाती है। तो ये जो साइटोक्रोम C है ये सिग्नल का काम करता है MPA के लिए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे और ऑफ एपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ के लिए ये सिग्नल का काम करता है। तो एक तो हो गया ग्रेन एंजाइम ए के थ्रू ये मैकेनिज्म हो रहा है, दूसरा होता है ग्रेन एंजाइम B। ठीक है, ग्रेन एंजाइम B क्या करता है कि एक प्रोटीन होती है प्रोकैस्पेस 3। अब प्रोकैस्पेस प्रोटीन क्या होती है वो समझते हैं। कैस्पेस आर अ फैमिली ऑफ प्रोटीएज एंजाइम प्लेइंग एसेंशियल रोल्स इन प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब जो कैस्पेस प्रोटीन होती है ये प्रोटीएज एंजाइम की एक फैमिली होती है। तो फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो इनको अलग अलग नंबरिंग दी गई है, जैसे कैस्पेस 1, कैस्पेस 2, कैस्पेस 3, इस तरह से बहुत सारी कैस्पेस प्रोटीन होती है। तो जो ग्रेन एंजाइम B होता है, प्रोकैस्पेस एक्चुअली इसका प्रीकर्सर होता है, तो ग्रेन एंजाइम B क्या करता है, प्रोकैस्पेस 3 को ये एक्टिवेट करता है। प्रोकैस्पेस 3 जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये जो प्रोकैस्पेस 3 है ये आईकैड का मतलब होता है इनहिबिटर ऑफ कैस्पेस एक्टिवेट डीएनएज। CAD मतलब कैस्पेस एक्टिवेटेड डीएनएज वो एंजाइम होते हैं जो DNA है उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं या उनको डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, ये डीएनएज एंजाइम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये एक्टिवेट नहीं होते, क्योंकि अगर ये एक्टिवेटेड होंगे तो क्या करेंगे, ये जो DNA है उसको ये फ्रेगमेंटाइज कर देंगे या उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। तो ये एक्टिवेट इसलिए नहीं होते क्योंकि इनका इनहिबिटर प्रेजेंट होता है। तो ये जो प्रोकैस्पेस 3 है ये एक्चुअली क्या है, आईकैड क्या है, इनहिबिटर ऑफ कैस्पेस एक्टिवेटेड डीएनएज का ये इनहिबिटर होता है, यानी कि उसको एक्टिवेट होने से रोकता है। तो जो प्रोकैस्पेस 3 है वो क्या करता है, आईकैड जो इनहिबिटर है उसको ये डिग्रेड कर देता है, यानी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब ये डिग्रेड हो जाता है तो क्या होता है, कैस्पेस एक्टिवेटेड डीएनएज एक्टिवेट हो जाता है, यानी जो डीएनएज एंजाइम है, कैस्पेस एक्टिवेटेड डीएनएज एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब कैस्पेस एक्टिवेटेड डीएनएज जो एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो इट कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए। तो ये डीएनए या न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन को कॉज करता है। और जब डीएनए ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इसका मतलब सेल जो होती है वो डेड हो जाती है, वो मर जाती है। तो इस तरह से दो पाथवे होते हैं, एक तो ग्रेन एंजाइम ए के थ्रू होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है एपोप्टोसिस का यानी प्रोग्राम सेल डेथ का, दूसरा ग्रेन एंजाइम B के थ्रू होता है जिसमें
जो डीएनएज एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है और इट कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए और सेल डेड हो जाती है। तो इस तरह से इट कॉजेज, जो ग्रैन एंजाइम होता है, इट इंड्यूसेस सेल डेथ या प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस को ये कॉज करता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था किलिंग मैकेनिज्म में, वो होता है FAS और FASL किलिंग। अब ये क्या होता है ये समझते हैं। एक्चुअली जो टारगेट सेल होती है उसके सरफेस पे कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, इनको बोलते हैं FAS प्रोटीन, ठीक है। बहुत सारी ये डेवलप हो जाती हैं। इनका जो रिसेप्टर होता है वो CD8 T सेल्स की सरफेस पे होता है, इसको बोलते हैं FAS लिगैंड। L जो है L फॉर लिगैंड। तो ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है FAS, इनका जो रिसेप्टर है वो होता है CD8 T सेल के सरफेस पे। तो बहुत सारी FAS डेवलप हो जाती हैं टारगेट सेल की सरफेस पे। उसी तरह से बहुत सारे जो रिसेप्टर होते हैं वो CD8 T सेल्स की सरफेस पे डेवलप हो जाते हैं। जैसे ही ये जो प्रोटीन है अपने रिसेप्टर से बाइंड करती है, तो इनकी जो बाइंडिंग होती है वो एक सिग्नल देती है सेल को एपोप्टोसिस के लिए या सेल डेथ के लिए, प्रोग्राम सेल डेथ के लिए। एक्चुअली जैसे ये बाइंडिंग होती है तो इनकी बाइंडिंग से जो प्रोकैस्पेस, जैसे मैंने बताया ना कैस्पेस जो प्रोटीन होती है उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो ऐसी एक होता है प्रोकैस्पेस 8। तो ये जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग इंड्यूस करती है, ये एक्टिवेट करती है प्रोकैस्पेस 8 को। ये प्रीकर्सर होता है कैस्पेस 8 का, तो ये मैच्योर होके बनाता है कैस्पेस 8। और कैस्पेस 8 जो होता है इट इंड्यूसेस एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ को ये इंड्यूस करता है। तो इस तरह से दो तरह की किलिंग होती है। किलिंग मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, एक तो होती है ग्रैन एंजाइम एंड परफोरिन के थ्रू, और दूसरी होती है FAS FASL यानी उसके रिसेप्टर FAS प्रोटीन और उसके रिसेप्टर FASL की बाइंडिंग के थ्रू। तो ग्रैन एंजाइम के थ्रू, जैसे मैंने बताया, परफोरिन तो क्या करता है, पोर कर देता है। ग्रैन एंजाइम जो होता है दो तरीके से सेल डेथ को कॉज करता है। एक तो ये ग्रैन एंजाइम A जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे एपोप्टोसिस को कॉज करता है, और दूसरा ग्रैन एंजाइम B ये डीएनएस को एक्टिवेट करके एपोप्टोसिस या सेल डेथ को कॉज करता है। इसी तरह से जो बाइंडिंग होती है FAS और FASL की, वो भी इंड्यूस करती है एपोप्टोसिस को यानी सेल डेथ को। तो इस तरह से जो CD8 T सेल्स होती हैं इट इंड्यूसेस एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ इन दी टारगेट सेल, जिससे टारगेट सेल्स जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसके बाद जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो इस डिस्ट्रॉयड सेल को फेगोसाइटोसिस के थ्रू एनगल्फ कर लेते हैं या उन्हें खा जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो टारगेट सेल का किलिंग मैकेनिज्म है वो पूरा होता है CD8 T सेल्स के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।